Hello everyone, I am Chandrakant. I welcome you all on the platform of Physics Edge by CK सर। क्या हाल चाल है? यूनिट एंड डायमेंशन उल्टा दिया है पूरा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बचे हुए सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे और साथ ही साथ आपको लिमिटेशंस भी बता दी थी कि कहाँ कहाँ हमारा यूनिट एंड डायमेंशन वाला सेक्शन गड़बड़ हो जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ कहाँ फेल हो जाता है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ठीक है, अब चलो आगे। सर, जो आपने ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस बताए थे डायमेंशनल एनालिसिस के, उसी पे एक क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा लगता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं आपको मिलाता हूँ उस क्वेश्चन से, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने ये बताया था, आप ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं डायमेंशनल एनालिसिस निकाल पाओगे जिसमें बीच में सम आ रहा हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो दो टर्म्स का। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम होगा मेजरमेंट। ऑल दो उसी चैप्टर का हिस्सा है लेकिन अलग स्तर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, जुड़ जाइए, टनाटन क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तगड़ा तगड़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा। सर, ये वाला डेरिवेशन करके दिखाओ, डायमेंशनल एनालिसिस से आप ये वाला डेरिवेशन करके दिखाओ। मैं कहा चलो ट्राई करते हैं। सर सुनो मेरी बात, ये वाला क्वेश्चन पहले जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग से मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्या है अंडरस्टैंडिंग? सर, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सर आपका, एक मिनट क्वेश्चन दे रखा है कि सर जो डिस्प्लेसमेंट है जो वो डिपेंड करता है आपका, सर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है सर इनिशियल वेलोसिटी u पर। मैं कहा ठीक है। टाइम पे भी डिपेंड करता है। मैं कहा ठीक है। सर एक्सेलेरेशन पे भी डिपेंड करता है। ये तीनों चीजें क्या हैं आप जानते हो। u क्या है सर? इनिशियल वेलोसिटी है। आपका a है एक्सेलरेशन है और t जो है वो टाइम है। अब मैं कह रहा हूं सर फॉर्मूला निकाल के दिखाओ आप। ठीक है, चलो मैं शुरुआत करता हूं, जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से। आप कैसे करते थे सर? पहले तो अल्फा बीटा गामा ले लेते थे, जिस जिस पे डिपेंड कर रही है आपकी क्वांटिटी। मैंने इसको दे दिया अल्फा, इसको दे दिया बीटा और इसको दे दिया गामा। मैं कहा ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में एल की डायमेंशन क्या होती है? 1, एम की कितनी होती है? 0, टी की भी कितनी होती है? 0। मैं कहा ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी लगा के रखो, ये हटा दो और कांस्टेंट ले लो, आपकी चॉइस है। मैं कहा ठीक है चलो वैसे रहने देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है सर? एल टी माइनस 1 होती है। पावर में आया अल्फा। टाइम की डायमेंशन टी होती है, पावर में आया बीटा। एक्सलेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2 होती है, पावर में आया गामा। अब पावर से इक्वेट कर देते हैं। यहाँ एम की पावर क्या है? 0। यहाँ एम है ही नहीं तो 0/0, कोई दिक्कत नहीं, सेट है मामला। चलो आगे। यहाँ टी की पावर है 0, यहाँ टी की पावर क्या है? माइनस अल्फा। यहाँ टी की पावर क्या है? प्लस बीटा। यहाँ टी की पावर क्या है? -2 गामा। मैं कहा ठीक है। यहाँ एल की पावर क्या है? 1। यहाँ एल की पावर क्या है? अल्फा। यहाँ एल की पावर क्या है? प्लस गामा। ये दो इक्वेशन आई मेरे पास। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ये तो कोई इक्वेशन बनी नहीं। अब देखो सर, अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं आपसे अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू जानना चाहता हूं। इक्वेशन कितनी है? 2। वेरिएबल कितने हैं? 3। निकलेगा क्या? फिजिक्स का, मैथ्स का टोटल फंडा ये है कि भाई जितने वेरिएबल आपको निकालने हैं उतनी इक्वेशन होगी तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इक्वेशन है 2, वेरिएबल है 3, आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। कांट बी सॉल्व्ड। मैं कहा हाँ सही बात है, यही तो डायमेंशनल एनालिसिस कह रहा था। सर जो डायमेंशन थी, डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक था, वो यही तो कह रहा था कि सर सुनो, अगर आपका कोई फॉर्मूला ऐसा है जिसमें बीच में टर्म्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सच भी है, प्रूफ हो गया। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि जितने भी लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, उसमें थोड़ा मोड़ा तोड़ मरोड़ दिया जाए ना अगर, तो वो कर सकते हैं हम। जैसे आप ऐसा फॉर्मूला नहीं निकाल सकते जिसमें क्वांटिटी 2-3 से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करती हो। तो हमने क्या करा था, एक वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली दे दी थी, तो आपका सॉल्व हो गया था। वो याद है ना, 2 क्वेश्चन कराए थे। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया आपको, ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला। मैं कहा ठीक है, अब क्या करें, इसको लिख लो, जरूरी है। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको उठा देते हैं। भाई तुम गायब हो जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे सुनो जरा। आप इनको टू डिफरेंट केसेस में सॉल्व करिए। सर आपको ये तो बात पता है कि सर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी पे, टाइम पे और एक्सेलरेशन पे। ठीक है, एक काम करिए, मैं ये मान लेता हूं कि लेट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। आपकी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, मैं ये मान लेता हूं।
और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन आपका कितना है, 0। एक्सेलरेशन 0 है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा डिस्प्लेसमेंट। मैं कहा ठीक है, तो किस किस पे डिपेंड करेगा अब? सर डिस्प्लेसमेंट जो आपका डिपेंड करेगा अब, एक तो इनिशियल वेलोसिटी पे करेगा और करेगा टाइम पे। मैं कहा ठीक है, पावर ले ले। मैंने पावर ले ली इसकी अल्फा, इसकी ले ली बीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एल डायमेंशन होती है, प्रोपोर्शनलिटी इनिशियल वेलोसिटी की LT -1 डायमेंशन होती है, पावर लगाई मैंने अल्फा। टाइम की डायमेंशन टी होती है, पावर लगाई मैंने बीटा। चलो इक्वेट कर देते हैं। सर यहाँ टी की डायमेंशन कितनी है, 0, एल की डायमेंशन कितनी है, 1। तो पहले टी की डायमेंशन इक्वेट करो, तो टी की पावर यहाँ क्या है, 0 इज इक्वल टू यहाँ पे टी की पावर क्या है, माइनस अल्फा। यहाँ टी की पावर क्या है, बीटा। यहाँ से अल्फा और बीटा आपके बराबर आ गए। अरे बोलो, मैं कहा ठीक है। एल की डायमेंशन इक्वेट करो, यहाँ एल की डायमेंशन कितनी है, 1। यहाँ एल की कितनी है, अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अल्फा की वैल्यू को रखा, बीटा की वैल्यू भी आ गई 1। इसका मतलब क्या है कि सर इस वाले केस में जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तब जो एस है वो डिपेंड करता है यू की पावर 1 पे और टी की पावर 1 पे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अरे बोलो। मैं कहा हाँ। तो आप ये कह सकते हो, ये तो अब एक प्रोपोर्शनलिटी हटाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाने का मतलब क्या होता है, आपको कांस्टेंट लाना है। मैं कहा ठीक है, मैं ले आता हूँ कांस्टेंट को के। एस इज इक्वल टू के, या K1 ले लेते हैं यहाँ से, U इंटू टी। ये हो गई पहली इक्वेशन मेरी, ठीक है। पहले मैंने क्या करा कि बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में चला दिया, एक्सेलरेशन को कर दिया 0, और जैसे ही एक्सेलरेशन को 0 करा, मेरी आधी इक्वेशन सामने आ गई। अब देख, अब एक काम करते हैं सर, इतना लिख लिया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। कुछ और ही चेंज हो जा रहा है मसाला। एक मिनट रुको, इसको हटा दूं क्या? इस इक्वेशन को याद रखना, बस यहां तक याद रखनी है, बाकी सब हटा देता हूं मैं। लिख लीजिए आप फटाफट। ठीक है सर, ये इक्वेशन बाहर आ गई। अब एक काम करते हैं, अब ये मान लीजिए लेट इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 थी सर। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल रेस्ट पे से स्टार्ट हुई थी, जो बॉडी थी वो स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। मतलब u की वैल्यू क्या थी, 0। अगर मैं u की वैल्यू को 0 लेके चल रहा हूं, इसका मतलब सर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो अब किस किस पे डिपेंड कर रहा होगा? सर एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा होगा, टाइम पे भी। इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड अब नहीं कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लिया है, 0 ले लिया है, ठीक है। फिर से अल्फा बीटा चिपका दिए, यहाँ अल्फा बीटा सॉल्व करिए। डिस्प्लेसमेंट L, एक्सेलरेशन LT -2 की पावर अल्फा, T की पावर बीटा। मैं कहा ठीक है, चलो यहाँ पर T की पावर क्या होगा, 0। तो T की पावर यहाँ 0, यहाँ -2 अल्फा और यहाँ बीटा, ठीक है। L की पावर यहाँ 1, L की पावर यहाँ अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, अल्फा की वैल्यू को 1 यहाँ रखा तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू को यहाँ रखा तो S इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर अल्फा मतलब 1 और T की पावर बीटा मतलब 2, AT²। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लाओगे, K2 AT²। देखो जरा, आधी इक्वेशन यहां से आ गई, आधी इक्वेशन मेरी यहां से आ गई, सही है। वास्तविकता में एस इन दोनों पे डिपेंड करती है, तो इन दोनों को इक्वेशन कर दिया मैंने क्या, ऐड। जो फाइनल चीज निकल के आएगी वो देखो क्या निकल के आएगी, एस इज इक्वल टू K1 UT प्लस K2 AT²। जो K1 K2 कांस्टेंट है उनको निकल के आता है, K1 की वैल्यू निकल के आती है 1 और K2 की निकल के आती है 1/2। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया क्या, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। चमका। अरे भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। रीजन देखो, मैं तो क्यों क्यों बढ़िया लगा, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ मुझे क्यों अच्छा लगा। पहली बात, सर डायमेंशनल एनालिसिस में जितनी लिमिटेशन बताई थी उन सबका कोई ना कोई तोड़ है, कोई ना कोई एंटीडोट है। क्लियर है? जैसी वो वाली एक जो मैंने आपको बताया कि 3 से ज्यादा पे डिपेंड करता है तो फॉर्मूला नहीं निकलेगा, तो चौथे की हम हिंट दे देंगे ना आपको, आप क्यों परेशान हो, आप सॉल्व करिए। उसी तरीके से अगर किसी भी क्वांटिटी में एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है फॉर्मूले में, वो हम ड्राइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन उसमें हम कुछ ट्रिक बता देंगे, कुछ छोटी छोटी कंडीशंस लगा देंगे, हम फिर भी सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से हमने S इज इक्वल टू UT² एक तगड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, जबकि ये लिमिटेशन था डायमेंशनल एनालिसिस की कि आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप समझ में आया हो, अच्छा क्वेश्चन था, रिवाइज कर लीजिएगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आया आज का टॉपिक, मेजरमेंट का पहला टॉपिक।
टॉपिक स्टार्ट हो चुका है मेजरमेंट। मेजरमेंट का पहला टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सुनो मेरी बात, आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, फिजिक्स होती है एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट साइंस में मेजरमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर मेजरमेंट सही नहीं होगी तो आप चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन किसी भी स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। मेजरमेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। बात करता हूं मैं लेंथ नापने की, तो लेंथ मेरे पास, आपकी क्लास, छोटी क्लास में आप पढ़ते थे स्केल होता था। बड़ा पढ़ना है, दर्जी के पास जाओगे तो मीटर स्केल पड़ा हुआ है। और कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे जाओगे तो आपको पहिया सा मिल जाएगा जो लगभग 80 फुट के आसपास का होता है। और दूर जाओगे तो किलोमीटर की लंबाई के नहीं है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट होगा। तो जिस तरह का आपको डिस्टेंस नापना होगा उसके लिए सेपरेट सेपरेट इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। उसी तरह वेट का कहानी है। वेट आपको कितना बहुत छोटा नापना है तो गोल्ड वाले सुनार के पास चले जाओ, उसके पास मेजरमेंट का डिवाइस होगा, है ना। ज़्यादा वेट नापना है तो भाई टन्स में, क्विंटल्स में नापना है तो धर्म कांटे लगे हुए हैं, जाओ भैया वहाँ पे नापाओ। अरे बोलो मेरी बात। तो हर तरह की फिजिकल क्वांटिटीज कम है ज़्यादा है, उसको मेज़र करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। वो कोई रीडिंग दे देंगे, कोई मेजरमेंट देंगे। अच्छा, उस मेजरमेंट में क्या होगा, मेजरमेंट जब भी है वहाँ एरर पॉसिबल है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अगर मेजरमेंट आई है तो उस मेजरमेंट के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ऐसा होता है जो आपको पक्का पता होता है कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। और उसी मेजरमेंट का एक छोटा सा हिस्सा और होता है जिसमें आप थोड़े से डाउटफुल होते हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ से एक किलोमीटर, मतलब मान लेते पास में कोई मार्केट है, उसकी दूरी कितनी है, तो आपने बोला सर 1 किलोमीटर होगी या 1100 मीटर होगी या 900 मीटर होगी। तो आप कह रहे हो लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में है, 900 से कम नहीं है, 1100 से ज़्यादा नहीं है। तो 900 तो है ही है, 900 तो पक्का है, 900 से ऊपर कहाँ भी हो सकती है। तो 900 तक तो पक्का सर्टेन हूँ, श्योर हूँ मैं। और कुछ चीज़ है आगे का 900 से ऊपर का जो मुझे श्योरिटी नहीं है, वो थोड़ा अनसर्टेन है। तो इसके लिए फिगर चीज़ें बनाई गई हैं सिग्निफिकेंट फिगर नाम की। जब भी कोई मेजरमेंट आएगा उसको जब लिखोगे आप नंबर्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में, तो उसमें से कुछ डिजिट्स का हिस्सा ऐसा होगा जिसके बारे में आप श्योर होगे कि ये रीडिंग तो मेरी पक्की पक्की सही है। और कुछ ऐसा भी हिस्सा होगा जिसमें आप थोड़े से डाउटफुल होगे, थोड़े से कम रिलायबल होगे, थोड़े से उसमें आप श्योर नहीं होगे, ठीक है। तो जब भी आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैलकुलेट किया जाएगा किसी मेजरमेंट में, तो आप क्या करिएगा, सर सिग्निफिकेंट डिजिट वो डिजिट होता है, देखो क्या लिखा है, वो डिजिट्स होते हैं मेजर्ड वैल्यू के, वो डिजिट्स होते हैं जो आपको रिलायबली नोन है, जो कि रिलायबली नोन है, प्लस वन एडिशनल डिजिट विच इज अनसर्टेन। जितने रिलायबली नोन है प्लस एक ऐसा डिजिट ले लीजिए जिसमें थोड़ा सा बहुत डाउट होगा, उन सबको मिला के आपका क्या बन जाता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जांपल समझिए, मैंने 147.3 सेंटीमीटर लंबा एक वायर ले रखा है। एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 147.3। अब मैं ये कह रहा हूं सर मेजरमेंट है, एरर पॉसिबल है, एरर भाई हो सकता है मेजर करने वाले से एरर हुई हो सकता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं नाप रहा था उसमें कोई फॉल्ट हो। तो सर इसमें ये बात तो पक्की है 147 तो है ही, ये 3 की जगह पे 3 की जगह 4 भी हो सकता है सर, ये मैं श्योर नहीं हूँ। 147 तो है, ये मैं पक्का हूँ। तो ये आपको इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए जाएंगे कि सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसलिए हैं कि ये 3 तो पक्के पक्के हैं और एक अनसर्टेन, टोटल मिला के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने एक वेट नापा है, किसी का वेट नापा है मैंने, वेट निकल गया है 78.376। मैंने कहा सर बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के 3 डिजिट तक नापना जानता है, इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रिसाइज है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है। सर 78 तो पक्का पक्का है, ये तो है ही। अब जब आपने उस वेट को उस मशीन पर रखा हुआ होगा तो 78 तो कांस्टेंट हो चुका होगा, 3 भी कांस्टेंट हो चुका होगा, 7 भी कांस्टेंट, पर जो तीसरा डिजिट 6 है वो कभी 5 हो जाता होगा, कभी 4 हो जाता होगा, कभी 7 हो जाता होगा। तो ये जो 4 डिजिट है वो तो सर्टेन है, ये तो मेरे सर्टेन है, श्योर है, रिलायबल है। ये मेरा थोड़ा अनसर्टेन है। टोटल मिला के जो डिजिट्स बनते हैं कितने बनते हैं, 5। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो चुके होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अरे बोलो मेरी बात। सिग्निफिकेंट फिगर्स का बस इतना सा ही मतलब है, आपको
क्लास 11th में बहुत सारी जगह पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा और उनके रूल्स बता दूंगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं, कुछ बढ़िया रूल्स है, शॉर्ट ट्रिक में भी समझ में आ जाएगा, प्रॉपर लिखा भी दूंगा और क्वेश्चन भी करा देंगे, मामला हो जाएगा सेट हमारा। चलिए क्या है वो गोल्डन रूल्स टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझते हैं एक एक करके। पहला रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये कहता है कि सर सुनिए, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, कहानी दो ही लोगों की है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कहानी दो ही लोगों की है, या तो वो जीरो डिजिट्स होंगे मतलब जीरो होगा, या नॉन जीरोस होंगे। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बाहर आया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। साथ साथ लिखते जाइएगा, सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मेजरमेंट आपकी एग्जैक्ट नंबर में भी हो सकती है, डेसिमल्स में भी हो सकती है। तो डेसिमल के आगे के पीछे के कहीं के भी अगर वो नंबर हैं और वो नॉन जीरो हैं तो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लीजिए, मैंने लिखा है 78.379, आप कहोगे सर ये सारे नॉन जीरो हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? सर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। मैं कहा ठीक है, चल आगे। नॉन जीरो वाली तो कहानी खत्म होगा, अब रह गया जीरो की कहानी। अब सुनिए, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। अब क्या हुआ है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो घुस गया, उनको आपको सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। आपको सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एक जीरो आ गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 78.0037, मैंने कहा बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप कहोगे सर नॉन जीरो डिजिट कितने, 4, 7837, ये तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन क्योंकि जीरो इन नॉन जीरो डिजिट के बीच में दो फंसे हुए हैं, इनको भी सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 2, 2, 4, 2, 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दो रूल्स याद हो गए, आगे चलते हैं। अब मेन कहानी जीरो की है। जीरो या तो मेजरमेंट के कहीं बीच में आ रहे होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे होंगे, या नॉन जीरो डिजिट से पीछे आ रहे होंगे, या नॉन जीरो डिजिट से आगे आ रहे होंगे, यही तो कहानी। अब बात करते हैं पीछे वालों की, ट्रेलिंग जीरोस। ऑल जीरोस बिहाइंड नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर आपके किसी नॉन जीरो डिजिट के पीछे जीरो लगे हुए हैं तो सारे सिग्निफिकेंट नहीं है। एग्जांपल समझिए, मैं बोलूं 75,000, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? आप कहोगे सर केवल दो। सर दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं बस। क्या मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन आगे समझिए, बट if it comes out of a measurement or contain decimal, then it is a significant, then they are significant। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिए जरा। क्या कह रहा है कि सर अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के पीछे जीरो आया है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर वो जो मेजर्ड वैल्यू वो किसी मेजरमेंट के बाद आई है, कोई जो नंबर है वो किसी मेजरमेंट के बाद आया है, जैसे मैं लिख देता है 75,000 किलो, तो किलो मतलब मेजरमेंट, 75,000 मीटर मतलब मेजरमेंट। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर ऐसा है तो वो जीरो को आपको सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। या फिर अगर कहीं डेसिमल फिगर भी आ रहा होता, मान लो मैं बीच में यहाँ डेसिमल लगा देता, तो हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स दो नहीं रहते। क्या मेरी बात समझ रहे हो? उसको हटा देना ना, पता चला ये याद कर लो। सर इस वाले केस में तो आपके दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन अगर इसी को ऐसे लिख दूं मैं, इसी को ऐसे लिख दूं 75,000 kgs, बताओ सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो आप कहोगे सर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं लिख दूं 75,000.0
अब बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर आपने कहा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों? क्योंकि ये मेजरमेंट है और इसमें डेसिमल है। तो क्या है तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्या कहता है कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के पीछे जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर वो कोई मेजरमेंट लिखी हुई है या फिर कोई आपका क्या नाम है मेजरमेंट है या फिर कोई डेसिमल आ रहा है उस नंबर में, तो उनको आपको सिग्निफिकेंट मानना पड़ता है। ठीक है, चलो ये भी रूल हो गया क्लियर। आगे समझते हैं। ये पीछे वाले जीरो की कहानी खत्म, बीच वाले जीरो की कहानी खत्म, आगे वाले ऑल जीरोस बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा है समझना, वो कह रहा है 0.00576। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर ये जो जीरो लगे हुए हैं ये पीछे की तरफ आए हैं। मैं कहा हाँ बिफोर है, नॉन जीरो डिजिट 5 है, इसके पीछे के जो जीरो हैं वो सारे के सारे कैसे रहेंगे? सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे सर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्या मेरी बात समझ गए आप? गोल्डन रूल क्या कहता है समझना। गोल्डन रूल कहता है पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो बीच में सिग्निफिकेंट, पीछे है तो नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर वो कोई मेजरमेंट है या डेसिमल एग्जिस्ट करता है तो सिग्निफिकेंट। आगे वाले नॉन सिग्निफिकेंट। तो लीडिंग जीरोज, सुनना, लीडिंग जीरोज मतलब पहले वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, बीच वाले जीरोज सिग्निफिकेंट, पीछे वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर वो मेजरमेंट से आए हैं या अगर वो किसी डेसिमल में लगा हुआ है, पीछे कोई डेसिमल भी है, तो उनको सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। यही है आपके गोल्डन रूल्स। तो क्या कहते हैं जीरोस के बीच में? मिडिल जीरो, मिडिल जीरो सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब पीछे वाले, ट्रेलिंग जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट, बट इफ डेसिमल और मेजरमेंट देन सिग्निफिकेंट। बस इतना याद रखना है आपको ये वाली कहानी। सर बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट, आगे वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, पीछे वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर वो मेजरमेंट होंगे या डेसिमल होंगे तो उनको भी सिग्निफिकेंट लेना पड़ेगा। बस यही थे गोल्डन रूल्स किसके? सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करने के। रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। लिखे हुए कुछ नंबर्स फटाफट बताते चलिएगा। जीरोज आ गए, जीरोज आ गए, कहाँ है? लीडिंग है, लीडिंग है, आगे आए हैं। सर सिग्निफिकेंट मत मानो, सिग्निफिकेंट सीधे लिख दो, 2 है। इस वाले में देखिए सर ये वाला लीडिंग है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन ये बाद वाला है ये तो सिग्निफिकेंट रखना पड़ेगा। ये बीच वाला ये भी सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इस वाले में देखिए सर क्या डेसिमल लगा है? नहीं। क्या कोई यूनिट है? नहीं। इसका मतलब मेजरमेंट है? नहीं। तो आप कितने सिग्निफिकेंट बोलेंगे? 1 मानूंगा। लेकिन यहां वाले केस में डेसिमल आ गया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने पड़ेंगे 4। इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सर 3 है। अरे बोलो ना, 105 कितने हैं? 3 है सर। बीच वाले को सिग्निफिकेंट मानना पड़ता है। इसमें बताइए सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, केवल ये वाले लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मिडिल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। आंसर कितना हो जाएगा? 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? 3। अरे बोलो, आगे वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट हैं, पीछे वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन अगर मेजरमेंट है या डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट हैं। बस यही था रूल। क्वेश्चंस थोड़े से दिए हैं, थोड़े से होमवर्क में मिल जाएंगे, आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन बस आपको इतना समझने की जरूरत है सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या यूटिलाइजेशन होने वाला है। मेजरमेंट की आपने नापा है कुछ, क्लियर है? एक्यूरेसी प्रिसीजन समझोगे तो समझ जाओगे क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कौन सा, अच्छा ये बड़ा काम की चीज है, एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर का कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है? अगर मैं बोलूं, मैं लिखा है 5 केले या 4 इंसान, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? मैं कहा ठीक है। अब सुन, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई आप मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ रिलायबली नोन होती है, कुछ श्योर नहीं होते, टोटल मिला के जितने डिजिट्स होते हैं उनको सिग्निफिकेंट कह देते हैं। मगर लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं ये रिलायबली नोन होते हैं, सारा एकदम एग्जैक्ट पता है, वो कोई मेजरमेंट से नहीं आए हैं। क्लियर है?
एग्जैक्ट नंबर्स किसी मेजरमेंट से, एग्जैक्ट जो नंबर होते हैं, जैसे कोई मैं 5% की बात करता हूँ, 10 कोई नंबर्स की बात करता हूँ, ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं। एग्जैक्ट नंबर्स किसी मेजरमेंट से नहीं आते। तो जब भी मैं एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो एग्जैक्ट नंबर्स में सर, एग्जैक्ट नंबर्स में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर ये बताइए कोई एग्जैक्ट नंबर लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? तो आप बोलोगे सर सुनिए, एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि उसको मेजर करने की क्या जरूरत है? मेरी बात समझ रहे हो? काउंट करते हैं आप, समझिए। जैसे मैंने बोला 5 लोग, उनको नापोगे नहीं आप, उनको काउंट करोगे, वो मेजरमेंट से नहीं आए। एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं आर नॉट केम फ्रॉम मेजरमेंट, ये मेजरमेंट से नहीं आए हैं, वो काउंटिंग से हैं, आर कमिंग फ्रॉम काउंटिंग। इनको आपने काउंट किया होगा सीधा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए आपको बोला जाता है सर इसमें कोई एरर की चांस नहीं है, कोई एरर की चांस नहीं है। इसका मतलब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। जब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, परफेक्ट एक्यूरेसी होती है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या लिया जाता है? इनफाइनाइट लिया जाता है। आप क्या बोलोगे? जीरो एरर, कोई एरर नहीं है इसको नापने में, परफेक्ट एक्यूरेसी है, परफेक्ट एक्यूरेसी है। और मैं आपको बता दूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहीं ना कहीं एक्यूरेसी को या प्रिसीशन को बताने की कोशिश करते हैं। आप ना भी एक्यूरेसी को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ना प्रिसीशन को, लेकिन अगली ही स्लाइड आपको प्रिसीशन और एक्यूरेसी को अच्छे से फील कराने में काम कर जाएगी। आपको बस याद ये रखना है कि सर सुनिए, एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट से नहीं आए, ये आए हैं काउंट करने से। इनमें कोई एरर नहीं है, परफेक्टली एक्यूरेट है, इसीलिए इनफाइनाइट इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या मेरी बात समझ रहे? सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होने का मतलब होता है ज्यादा एक्यूरेट होना, सही है? सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होने का मतलब कहीं ना कहीं होता है ज्यादा एक्यूरेट होना। ये तो परफेक्टली एक्यूरेट है, इसलिए बहुत सारे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं परफेक्ट नंबर्स में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, छोटा सा है, काम आएगा। आगे चलते हैं। अब समझ लो, जो बार बार शब्द बोल रहे सर क्या है एक्यूरेसी, क्या है प्रिसीशन, अब समझ लो, आप बड़े आराम से समझ लोगे। देखो जरा, सर मेजरमेंट कर रहे हो आप, ठीक है? आप मेजरमेंट को कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आपको कोई बात ट्रू है, सच है, आपका इस कोई भी पर्टिकुलर चीज, पेन की लेंथ, पक्की पक्की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है? इसकी ट्रू लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इसको आप अलग अलग डिवाइसेस से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, अलग अलग आदमी के थ्रू नपवा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट भी बदल रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला भी बदल रहे हैं, और इसकी रीडिंग को अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक? अब देखो, आपका इंस्ट्रूमेंट टनाटन हो, आदमी नापने वाला टनाटन हो, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वो नाप लेगा, एक्यूरेट नाप लेगा। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? एक्यूरेट का मतलब होता है कि आप ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज हैं, हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू, दिस इज व्हाट एक्यूरेसी इज। क्लियर है? प्रिसीशन क्या है फिर सर? प्रिसीशन क्या है? सुनो, प्रिसीशन ये है कि जब आपने इस पेन की लेंथ को मल्टीपल टाइम्स नापा, तो क्या हर बार आप उसी वही रीडिंग दे रहे हैं बार बार? इसको बोलते हैं प्रिसीशन। कहीं ना कहीं एक्यूरेसी बताती है करेक्टनेस, कि आप कितने सही हो, आपकी जो मेजरमेंट है और जो ट्रू वैल्यू है उसमें कितना कम अंतर है। जितना कम अंतर उतने ज्यादा आप एक्यूरेट हो, ठीक है? प्रिसीशन क्या बताता है? प्रिसीशन बताता है कि जब इस पेन को आपने मल्टीपल टाइम, बार बार नापा, अलग अलग तरीके से नापा, तो हर रीडिंग कितनी सेम है। क्या सारी रीडिंग सेम है? परफेक्टली प्रिसाइज। अलग अलग है तो प्रिसाइज नहीं है, समझना। कुछ ऐसे समझ लो, ये हमारी बुल्सआई है, ठीक है? मनु भाकर जी खड़ी है, गोली मारने वाली है, इसमें अपने बीच में मारोगे तो परफेक्ट शॉट होता है, इधर उधर जितना दूर उतना बेकार शॉट होता है। तो सर परफेक्ट शॉट, ट्रू परफेक्ट शॉट क्या है? जब आपकी गोली यहां आके लगे, सही है? तो जितना सेंटर में गोली लगेगी उतना परफेक्ट लगेगी, उतना एक्यूरेट लगेगी, उतनी एरर कम होगी। क्लियर है? मेरी बात समझ गए? तो एक्यूरेसी क्या है सुनिए, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज टू द सेंटर। जब आपने गोली मारी, फायर करा मनु भाकर जी ने, तो एक्यूरेसी ये बताएगी आप सेंटर के कितने पास लगे हो। जैसे मैं मान लेता हूं एक बंदा है
उसका लगा यहां, ठीक है, और मनु भाकर जी का लगा यहां, तो आप क्या कहोगे? मनु भाकर जी ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि वो सेंटर के ज्यादा पास लग रही हैं, इसीलिए उनकी एक्यूरेसी ज्यादा है। ये तो कहती है एक्यूरेसी। सर प्रिसीशन कहता है, क्या कहता है भैया प्रिसीशन के बारे में बताओ? प्रिसीशन बताता है आप 5-6 बार फायर किया, क्लियर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लेते फिर से। अब मनु भाकर जी का पहला फायर लगा था यहां, सही है, मान लेते उनका दूसरा फायर लगा यहां, तीसरा फायर लगा यहां, क्लियर है, लेकिन जो दूसरा आदमी था उसका पहला फायर लगा यहां, दूसरा लगा यहां, तीसरा लगा यहां, चौथा लगा यहां, तो आप क्या कहोगे? सुनो, आप ये कहोगे जो मनु भाकर जी हैं उनकी एक्यूरेसी तो ज्यादा है, वो पास मार देती हैं, लेकिन जो बार बार वो निशाना मारते तो उल्टा सीधा जा रहा है, मतलब वो लगातार एक जगह पे नहीं मार पा रही हैं। दूसरा वाला आदमी एक्यूरेट नहीं है, वो सेंटर के पास नहीं मार पा रहा है, लेकिन बार बार एक ही जगह पे मार रहा है, कंसिस्टेंट है वो। कंसिस्टेंसी आपकी बता देती है प्रिसीशन को, और करेक्टनेस बता देती है आपकी एक्यूरेसी को। सर प्रिसीशन बताता है आपकी क्या? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, लगातार कितनी बार आप उसी तरह की रीडिंग दे रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो सकता है वो गलत हो, लेकिन बार बार उतनी ही रीडिंग दे रहे हो, आप ज्यादा प्रिसाइज हो, आप कंसिस्टेंट हो। वहीं एक्यूरेसी क्या कहती है कि आपकी एरर कितनी कम है, हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है एरर का उल्टा। एरर जितनी कम उतनी एक्यूरेसी ज्यादा। क्या मेरी बात समझ गए? एरर जितनी कम उतनी एक्यूरेसी ज्यादा, ये कहता है आपका क्या? एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट। प्रिसीजन कहता है कि हाउ कंसिस्टेंट यू आर। एक्यूरेसी बताता है करेक्टनेस। एक्यूरेसी आपको कहेगा शॉर्ट फॉर्म में, एक्यूरेसी बताएगा आपको करेक्टनेस, और आपका प्रिसीजन बता देता है आपका प्रिसीजन बता देगा आपका आपकी कंसिस्टेंसी। सही है? क्लियर हो गया मेरी बात? दिखाई दे रहा है कि नहीं? विजिबिलिटी है? चलो इस पेन से ज्यादा नहीं लिखेगी। तो मैंने ये कहने की कोशिश करा कि एक आदमी ऐसा है जो लगातार रेड पे, रेड वाले सर्कल में एक ही जगह मार लगा है, एक ही जगह मार रहा है। वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वो सेंटर में नहीं मार पा रहा है, लेकिन वो प्रिसाइज है क्योंकि बार बार रेड में ही मार रहा है। दूसरा एक बंदा ऐसा है जो एक बार रेड में मारता है, एक बार बिल्कुल येलो के सेंटर में मार देता है, एक बार ब्लू में मार देता है। तो आपको सर ये एक्यूरेट तो हो जाता है, लेकिन प्रिसाइज नहीं, इसका रैंडमली कहीं भी जा रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। करेक्टनेस तो है पर कंसिस्टेंसी नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए? इसको एक और एग्जाम्पल से समझो, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं, आगे तो कुछ और ही है, इसको हटा देते हैं। ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बस ये कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा कि सर आपकी एक्यूरेसी बताती है करेक्टनेस, आपकी प्रिसीजन बताती है कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। और एक्यूरेसी एरर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि अगर ज्यादा एक्यूरेट हो आप तो एरर कम है, और एरर जितनी ज्यादा है उतनी एक्यूरेट आप कम हो। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कहानी समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा मैं आपको और डिटेल में चीज समझाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको फील आ जाएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पूरा ही ले जा रहा है क्या एक बार में? चलो हटा दो, कोई बात नहीं, इसका काम नहीं है मेरे को ज्यादा। देखो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखिएगा। सर एक इंसान था P1, एक था P2, ठीक है। हमें क्या करना था? लेंथ ऑफ द पेन, जो मेरे हाथ में पेन है उसकी नापनी थी लेंथ, लेंथ ऑफ द पेन। और मान लो उस पेन की जो लेंथ है वो है 10.45 सेंटीमीटर है। 10.45 सेंटीमीटर है एक्चुअल लेंथ, ये ट्रू लेंथ है, एक्चुअल लेंथ जो है, मैं कहा एक्चुअल लेंथ इतनी है। अब मैंने दो लोगों को बुलाया, एक P1 है एक P2 है, क्लियर है। मैंने P2 से कहा एक काम कर, 3 बार तू रीडिंग ले अपने इंस्ट्रूमेंट से, जो तेरा इंस्ट्रूमेंट है उससे इस पेन की लेंथ नापने के लिए 3 बार तू अलग अलग रीडिंग ले। उसने कहा मैं लेता हूँ, चल। उसने पहली बार क्या लिया? उसने पहली बार लिया, एक और बंदे को ले रहा था, 3 लोगों को बुला लेते हैं, मगर ठीक है तू भी आ जा। तो पहले बार इसने जो मेजरमेंट ली, उसने कहा कि मेरी रीडिंग आ रही है सर 10.23। फिर मैं कहा दोबारा रीडिंग ले, अब की बार इसकी आ गई 10.11।
मैं कहा एक और बार रीडिंग ले, उसकी आ गई क्या 10.64। मैं कहा ठीक है, मैंने P2 से कहा भाई तू ले रीडिंग। उसने कहा सर जो मेरी पहली रीडिंग आई है वो निकल के आई है क्या मेरी 10.41, दूसरी बार निकल के आई है सर 10.42, अगली बार निकल के आई है मेरी 10.44। मैं कहा ठीक है, या फिर 440 इसको 10.42 ही कर देते हैं। मैं कहा ठीक। तीसरे वाले से मैंने कहा, मैं कहा तू बता अपने क्या आ रहा है, इसका निकल के आया क्या 10.44, 10.45, 10.45। ठीक है, ये तीन अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी रीडिंग दे दी। अब मेरे को ये जानना है जो P1 भाई साहब हैं, P2 हैं, P3 हैं, इनमें कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, मुझे ये समझना है। तो P1 से मैंने पूछा कि तू एक्यूरेसी के बारे में कुछ जानता है? उसने कहा सर मैं तो जानता हूँ। मैंने पूछा क्या होता है एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि मैं ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज हूँ। मैं कहा ट्रू वैल्यू तेरी कितनी है? मैं कहा 10.45। तू कितनी रीडिंग दे रहा है? 10.23। अरे यार गैप है 10 अरे बहुत ज़्यादा गैप है 10 सर से फिर से गैप है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या ये एक्यूरेट है? आप बोलोगे नहीं। क्या ये एक्यूरेट है? नहीं। क्या ये प्रिसाइज है? क्या तीनों बार रीडिंग बराबर बराबर सी आ रही है कि नहीं? सर न तो रीडिंग बार बार बराबर, न ये कंसिस्टेंट है, न ये करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? सर न ये कंसिस्टेंट है, ना ये करेक्ट है। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन। ना ये सर प्रिसाइज है और ना ही सर ये एक्यूरेट है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मैं कहा ठीक है। दूसरे वाले की बात करते हैं। सर एक बार रीडिंग आई 10.41, अगली बार आई 10.42, अगली बार फिर से आई 10.42। आपने कहा सर इसमें एरर तो है, वास्तव में वैल्यू कितनी है 10.45, दे कितनी रहा है ये? एक बार 10.41 दी, 10.42 दी, फिर से 10.42 दी। आपने कहा सर एरर तो इसमें है, लेकिन क्योंकि रीडिंग सेम सेम सी दे रहा है तो आपने क्या कहोगे? सर सुनिए, ये सर कंसिस्टेंट तो है, सर ये कंसिस्टेंट तो है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है सर, करेक्ट नहीं है। इसका मतलब सर एक्यूरेट नहीं है सर, ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन प्रिसाइज तो है सर, प्रिसाइज तो है। चलो तीसरे बंदे को बुलाया मैंने, तीसरे बंदे की रीडिंग देख। वास्तव में रीडिंग कितनी है 10.45। इसने पहली बार रीडिंग दी 10.44, एरर आई बहुत छोटी सी। अगली बार तो उसने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, अगली बार एग्जैक्ट वैल्यू दे दी। तो आप कहोगे सर सुनो, एक तो इसकी रीडिंग बार बार सेम आ रही है तो कंसिस्टेंट है ये। अरे बोलो, कंसिस्टेंट है और सर ये करेक्ट भी है। करेक्ट इसका क्या मतलब है सर? इट दिस इज P3 इज बोथ बोथ एक्यूरेट, सर ये एक्यूरेट भी है एंड सर ये प्रिसाइज भी है। क्या मेरी बात समझ गए? ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। पहला वाला बंदा सर ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, कतई घटिया आदमी, बिल्कुल दो कौड़ी की चीज। अरे बोलो ना भाई। दूसरे वाला सर कंसिस्टेंट तो है पर करेक्ट नहीं है। तीसरा सर कंसिस्टेंट भी है, करेक्ट भी है। ये था डिफरेंस एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। आई होप आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। क्या मेरी बात शॉर्ट ट्रिक में याद रखो, क्या एक्यूरेसी का मतलब करेक्टनेस है और प्रिसीजन का मतलब कंसिस्टेंट है। शॉर्ट है मामला, चल पड़ो आगे। चलो अब एक और चीज समझनी है अपने को, साइंटिफिक नोटेशन समझनी है। क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? ये समझो सर, मेजरमेंट हम छोटी से छोटी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कर सकते हैं। जब मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन के बाद जो दूसरा चैप्टर, सॉरी जो चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था लेंथ बहुत छोटी छोटी नापनी पड़ती है आपको। क्लियर है? हो सकता है आपको डायमीटर पूछी जाए, न्यूक्लियस की, एटम का साइज पूछा जाए, 10⁻⁻15 के ऑर्डर की होती हैं ये चीज़ें, या फिर यूनिवर्स का साइज पूछ लिया जाए 10⁻26 मीटर के आसपास की। तो आप ये कहोगे कि सर अगर ये पावर 10⁻26 वगैरह वाला काम ना होता तो बड़ा कठिन हो जाता मामला, जीरो जीरो लगाते लगाते सिर्री हो जाते हम तो। अरे हाँ या ना? इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन का कल्चर चला कि बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को, छोटी से छोटी क्वांटिटी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका बनाने के लिए साइंटिफिक नोटेशन चला। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, आपने बोला सर स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब तो ये सोच, अगर मैं 3 लाख किलोमीटर में जीरो लगाऊं तो पहले तो लाख के जीरो लगाऊं, फिर किलोमीटर के लिए मीटर में कन्वर्ट करने 1000 जीरो फिर लगाऊं, तो कितने सारे जीरो बन जाए। देख सर समझ, मैं कहूं सर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है,
सर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, सी की वैल्यू होती है सर 3 10⁸ होती है, 20। इतना बड़ा तुम्हें बार बार कहानी लिखनी पड़ेगी, इतना मीटर पर सेकंड स्पीड होती है आपकी लाइट की। लेकिन आपने कभी ऐसे लिखवाया है? कभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इतने जीरो लगा के किया है क्या? कैसे करते हो सर? आप इसको डायरेक्ट लिख देते हो, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही लिखते हो ना। इस चीज को ऐसे लिखना, यही तो है साइंटिफिक नोटेशन। समझ गए मेरी बात? साइंटिफिक नोटेशन ये होता है कि सर किसी भी नंबर को, एनी नंबर, कोई भी जो नंबर है आपके सामने, उसको आप ऐसे लिख सकते हो n इंटू 10⁻x, n इंटू 10⁻x। ये n की वैल्यू होगी, ये 1 से लेके 10 के बीच में होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और यहाँ x लगा दिया जाता है जो पावर्स होंगी। इसी तरीके से किसी की भी साइंटिफिक नोटेशन बनाई जाती है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे c का मैंने बताया, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसको ऐसे लिख सकते हो। या फिर आपको बताता हूँ साइज ऑफ न्यूक्लियस, नहीं बैक्टीरिया है शायद, हाँ, जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं साइज ऑफ द बैक्टीरिया की, अगर साइज ऑफ बैक्टीरिया आपको लिखना हो तो उसका जो साइज होता है वो होता है L इज इक्वल टू 0.000006 मीटर। ये होता है साइज ऑफ द बैक्टीरिया। अब बार बार जे 0 लगाते रहोगे क्या? नहीं लगाओगे तो क्या करोगे? सर एक काम करते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 6 माइनस 6 मीटर। क्या मेरी बात समझ गए? इसको ऐसे लिख दो। तो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है सुनना। जीरो अगर पीछे है तो पावर पॉजिटिव कर देना, जीरो अगर आगे है तो पावर नेगेटिव कर देना। शॉर्ट ट्रिक, बड़े काम की चीज। देख जरा, जीरो किधर थे? पीछे। कितने जीरो थे? गिन ले फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8। पावर कितनी हो गई? 10⁸8। जीरो थे किधर? पीछे, इसलिए पावर कैसे आई? पॉजिटिव। अब देख जीरो कितने? 1 2 3 4 5। डेसिमल के बाद, अच्छा जीरो कितने मेरे? 5, ठीक है। अब क्या होगा अगर मैं 5 पावर कर देता तो ये 0.6 हो जाता। हमें n लेना कितना? 1 से 10 के बीच में, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा? एक और जीरो डेसिमल को आगे बढ़ाना पड़ा, इसलिए आंसर आया 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अगर मैं जीरो की कैलकुलेशन से लिखता तो मैं क्या लिखता? देख सर ये जीरो कितने? 1 2 3 4 5। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता, L इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। मैं कहा सॉरी -5 मीटर। मैं कहा लिख तो सकता था, लेकिन ये 0.6 हो गया ना ये। और जबकि मैंने क्या आपको बताया, n जो नंबर होता है n, वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। 0.6 क्या है? 1 से 10 के बीच में है क्या? नहीं है। इसीलिए मैंने क्या करा, एक डेसिमल और इधर किसका आया? L की वैल्यू को लिखा 6 इंटू 10⁻6 मीटर, माइनस के 6 मीटर। इससे क्या हुआ? ये जो 6 है वो 1 से 10 के बीच में आ गया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? डेसिमल के इधर वाले माइनस पावर करते हैं, डेसिमल अगर जीरो पीछे हैं पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। क्लियर है? तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। क्यों पढ़ाया उसका एक और रीजन बताता हूं। साइंटिफिक नोटेशन से सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना थोड़ा और आसान हो जाता है। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं? ये कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए दोनों को। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? देख, आप कहोगे सर जीरो 3 है इसमें। जीरो कितने? 3। तो आप सर ऐसे लिख दीजिए इसको 45 इंटू 10⁻3। सही लिखा है क्या? सही लिखा है क्या? आपको सर सही इसलिए नहीं लिखा है कि सर n की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, तो इसको ऐसे मत करो, ऐसे करो 4.5 इंटू 10⁻4। अब सही है सर। क्लियर है? नीचे वाला देखो, ये है कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। कैसे करोगे इसको? सर अगर 4 करोगे तो 0.72 हो जाएगा, हमारा काम खराब हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 7.2 इंटू 10 की पावर। सर जीरो किधर है? पीछे है। पीछे जीरो पे पावर क्या होती है? नेगेटिव। कितनी हो जाएगी? -5। क्या मेरी बात समझ गए? इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट की जाती है। क्लियर है? अब एक और बात समझ, मैं तेरे से बोलता हूं, एक रीडिंग लेते हैं, ऐसे लेते हैं। मैं लेता हूं, चलो पहले इसको समझ लो आप। इसको लिख लिया, उसके बाद एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। साइंटिफिक नोटेशंस में जब क्वांटिटी को कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। क्या मतलब है मेरा कहने का? समझ सर,
ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 के आगे ये 8 जीरो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप कहते हो सिर्फ केवल एक। कौन सा? 3। बाकी जीरो पीछे के हैं, पीछे वाले डिजिट्स को मैं सिग्निफिकेंट मानता नहीं हूं। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? अभी भी एक ही है। कौन सा? वही 3 नंबर। क्लियर है? इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स में चीजों को कन्वर्ट करने के बाद उसके क्या बोल रहा हूं, सॉरी, साइंटिफिक नोटेशन में चीजों को कन्वर्ट करने के बाद उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई भी चेंज नहीं आता। जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स पहले थे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद भी सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही रहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? स्टार लगा के लिख देते हैं, कन्वर्टिंग इनटू साइंटिफिक नोटेशंस do not changes या do not change number of significant figures। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई अंतर नहीं आता है। क्या मेरी बात समझ गए? मैं कहा ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। क्या है कहानी आगे की? आगे ये अलजेब्रा है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब क्या है? अलजेब्रा का मतलब है जोड़ घटाया गुणा भाग। क्लियर है? अब मेरी बात समझ। सर आपने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं, अलग अलग आदमी से कह रखा है तू ये नाप, तू ये नाप, जैसे समझ। मैंने बोला मुझे फोर्स नापनी थी, मैंने फोर्स नापनी थी, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं कहा ठीक है, सही है। तो सर एक आदमी से मैंने कह दिया तुम मास नाप के ला। उसने कहा मेरे पास तखरी है, मेरे पास वेटिंग मशीन है, वेइंग मशीन है, उससे मैं मास को नाप लूंगा। मैं ठीक है। मैंने कहा तू एक्सेलरेशन नाप के आ। उसने कहा मेरे पास एक्सेलरेशन नापने वाली मशीन है, मैं एक्सेलरेशन नाप लूंगा। मैं कहा ठीक। अब जब दोनों की मेजरमेंट वैल्यू इलाके में रखूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फोर्स की कोई वैल्यू आएगी? अरे हाँ या ना? मास की कोई वैल्यू आएगी? मास आया मेजरमेंट से, एक्सेलरेशन आया मेजरमेंट से, दोनों को रखा था, फोर्स की भी कोई वैल्यू आ गई। सर तो फोर्स की जो वैल्यू होगी उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? मेरी बात समझ रहे हो? ये जानना होता है। तो आपको क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट दो क्वांटिटी है, मास और एक्सेलरेशन, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी नाप ली मोटरसाइकिल में लगे हुए स्पीडोमीटर से, मास नाप लिया आपने वेइंग मशीन से, वेइंग मशीन से नाप लिया। अब मैंने बताया मोमेंटम बताओ आप मेरे को, तो आप कहोगे सर दो क्वांटिटी को अलग अलग नापने के बाद मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के क्या रूल्स हैं, ऐड करने के क्या रूल्स हैं, उसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझना बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी चीज, ठीक है। सर अलजेब्रा में या तो आपको एडिशन करना होगा, या सब्ट्रैक्शन करना होगा, या मल्टीप्लीकेशन करना होगा, या डिवीजन करना होगा। चार ही काम करने होते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। तो सुनना, दोनों के रूल सुन लो तमीज से पहले। सर सुनिए, सर जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो क्वांटिटीज का, अलग अलग मेजरमेंट वैल्यू आई हुई है, मेजर्ड वैल्यू है, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना है तो नियम सुनिए। नियम ये है कि उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डेसिमल डिजिट्स आपको लगाने हैं वो कैसे चूज करने हैं समझिए जरा। मैंने एक क्वेश्चन दिया कि सर आप 3.476 का ऐड करिए 2.71 के साथ, इन दोनों को जोड़ना है। क्लियर है? ये कोई बंदा ये मेजर करके आया है, दूसरी मेजरमेंट ये, इन दोनों मेजरमेंट को ऐड कर रहा है। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर मेरे हिसाब से आंसर होगा डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, यहाँ हो गया 71, यहाँ हो गया 2, यहाँ लगा लो 0, ऐड किया तो कितना है 681.6। सर ये हुआ मेरे हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से गलत है ये। कैसे गलत है समझ। सर जब सिग्निफिकेंट फिगर्स का अलजेब्रा किया जाता है, अलजेब्रा में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाए तो जब भी दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर होगा, आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होंगे जितना मिनिमम लीस्ट डेसिमल है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इस वाले डिजिट में डेसिमल के बाद, इस वाले नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है सर? 2 डिजिट है। इस वाले नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है सर? 3 डिजिट है। दोनों में से कौन छोटा है? 2। तो जो आंसर होगा,
आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होंगे। आंसर में कितने डिजिट है? 3। कितने करने पड़ेंगे? 2। अरे बोलो ना यार सर, अभी डिजिट कितने आए? 3, आपको 2 करने पड़ेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं 6 को हटाना है मुझे, 6 को हटाना है, तभी तो 2 डिजिट हो पाएंगे। तो 6 क्या है? 5 से बड़ा है। अब यहां पर राउंड ऑफ के रूल चलेंगे, राउंड ऑफ करना पड़ेगा आप। तो राउंड ऑफ करने का शॉर्ट थोड़ा तरीका बता देता, फिर डिटेल बताऊंगा। नंबर अगर 5 से ऊपर हो तो पिछले नंबर को 1 से बढ़ा दो, नंबर अगर 5 से छोटा हो तो पिछले नंबर को सेम रखो। ये नंबर मुझे हटाना है, ये 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले में 1 ऐड कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 6.19। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एक और एग्जांपल तो इससे समझ में आ जाएगा। देखो जना, ये पहला, दूसरा एग्जांपल समझो। सर मुझे 7.432 में से घटाना है 3.211, ये घटाना है। ठीक है, 211 नहीं, 21 घटाते हैं, ये घटाना है। तो पहला काम क्या करना है? पहले ये देखो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। तो आपने कहा सर सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में देने होते हैं डेसिमल डिजिट्स, डेसिमल डिजिट्स देखने हैं। और आंसर किस में होगा? लीस्ट में, सबसे कम डेसिमल वाला होगा वो आंसर होगा। मैं कहा ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? सर इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? सर 2 डिजिट्स हैं। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। तो जो मेरा आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे? सर 2 ही डिजिट होंगे। ये पहले से आपको पता होना चाहिए। सर डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखने हैं आंसर में? 2। तो सॉल्व कर लीजिए। 7.432, 3.21, यहाँ 0 लगाया, 2 2 2.4, आंसर आ रहा था मेरा 4.222। लेकिन मुझे आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखने हैं? 2। इसका मतलब 2 को मुझे गायब करना पड़ेगा। समझ गए? तो गायब तो आराम से कर सकते हो। अगर ये 5 से ऊपर होता तो आगे एक नंबर बढ़ा देते। ये 5 से नीचे है तो कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आएगा वो कितना होगा? 4.22। क्लियर है? ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझ लो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझ लेते हैं पहले। इसी में हटा दूं इसको, देख लीजिए फटाफट। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझ लीजिए। सर जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो, आपको देखना है लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स, लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन की देखिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की देख लीजिए। जब आपको सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना हो, ठीक है, तो आपको देखने पड़ते हैं चेक लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करने हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर 7.213 का मल्टीप्लाई करना है मुझे, मान लीजिए 1.1 में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? 2। तो जो मेरा आंसर होगा, आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। जो आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? केवल 2 ही होने चाहिए। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करिएगा? वन पॉइंट वन का जिसमें मल्टीप्लाई करोगे आप तो कुछ ये आंसर आने वाला है। यही आएगा क्या? हाँ हाँ, ऐसे कर लीजिए। पहले 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 7.213। फिर 0.1 का मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा क्या? प्लस के 0.7213। पॉइंट के लिए पॉइंट लगा दिए 7213
सॉल्व किया मैंने इसको तो कितना आया, यहाँ 0 लगा लीजिए, 3439.7। ये आएगी कहानी, ये आएगी कहानी। एक्चुअली 11 से मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक होती है। क्या होती है? इधर से शुरू करो, 3 की जगह 3 रख दो, फिर दोनों डिजिट्स ऐड करो, फिर ये दोनों डिजिट्स ऐड करो, फिर ये दोनों डिजिट्स ऐड करो, फिर आखिरी डिजिट को ऐसा सेम रख दो। ये 11 को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो ये आंसर। अब सर ये तो मेरा बहुत बड़ा आंसर आया है, लेकिन आंसर में मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? 2। अभी कितने हैं सर? इसमें तो 5 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको करने कितने हैं? 2। आपको बस इतना रखना है। तो आप क्या करोगे? मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये डिजिट मेरा 5 से क्या है? छोटा। तो आप क्या कहोगे? इसको पूरे को गायब कर दो, आंसर आ जाएगा कितना मेरा? केवल 7.9। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे बोलो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन में जितने भी क्वांटिटीज हो उसमें जो सबसे कम डेसिमल वाली है, आंसर उतने ही डेसिमल में आना चाहिए जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जितने भी क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रहा है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली जो क्वांटिटी होगी, आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 थे, इसमें 4। आंसर में कितने होने वाले हैं सर? 2 होने वाले हैं। सॉल्व किया, इतना बड़ा सा आई कहानी। तो आपने क्या करा सर? सुनो, सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 रखो, बाकी सब इग्नोर कर दिया। आंसर कितना आ गया? 7.9। ये था आपका अलजेब्रा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखो डेसिमल पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स। चल भाई आगे बढ़, आगे बढ़ जा। अच्छा सर, जब आप ये राउंड ऑफ करते हो तो उसका कोई रूल्स है क्या? ये बार बार आप एक डिजिट को इग्नोर, हाँ रूल्स हैं राउंड ऑफ के। सुनो, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, आप सब्जी लेने गए, आपकी सब्जी बैठी है भैया 52 रुपए की, सही है? तो आप क्या कहते हो? भैया 50 ले लो, लगभग एग्जैक्ट फिगर में आ जाओ, 50 ले लो। या फिर सब्जी बनी है 59 की, तो आप क्या कहते हो? सब्जी वाला कहता है भैया राउंड ऑफ में 60 दे दो। इसका मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं हम एग्जैक्ट नंबर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट नंबर मतलब ज्यादा एक्यूरेट। तो सुनो जरा सर, राउंड ऑफ के रूल समझ लीजिए। इफ नंबर इज मोर देन 5, पहले लिख लेते हैं, इंक्रीज द प्रीसीडिंग नंबर बाई 1, इंक्रीज द प्रीसीडिंग नंबर बाई 1। If number is less than 5, keep preceding number same. If number is 5, if number is even, keep it. If number is odd, increase by 1। ये है रूल्स राउंड ऑफ के। क्या क्या लिखा है समझना। सर जब आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो जिस नंबर को राउंड ऑफ करना हो, अगर वो 5 से ज्यादा हो तो उससे पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा दो। अगर 5 से कम हो तो पहले वाले नंबर को सेम रखो। अगर 5 ही हो तो उससे पीछे वाला नंबर देखो, अगर वो इवन है तो सेम रखो, अगर ऑड है तो 1 से बढ़ा दो। एग्जाम्पल समझ लो फटाफट, एग्जाम्पल समझ लो जरा। जैसे मैंने बोला 5.96, इसमें कितने डिजिट है? 3, मुझे बनाने हैं 2, मतलब मुझे 6 को हटाना है, इसको राउंड ऑफ में लेना है। 6 किससा है सर? 6 5 से बड़ा है, तो क्या करोगे? इससे पहले वाले में 1 बढ़ा दोगे। जैसे ही पहले वाले में 1 बढ़ाया, ये क्या हो गया? 10 हो गया। 1 इधर आ गया तो आंसर कितना आ गया इसका? 6। अरे बोलो, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6.0। अब अगर कहीं लिखा हुआ है 5.43, मैंने कहा है इसको 2 डिजिट में करो, तो अभी डिजिट कितने हैं? 3, मुझे कितने करने हैं? 2। इसका मतलब 3 हटाना है। 3 क्या 5 से बड़ा है? नहीं, छोटा है। तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिख दो? 5.4। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब अगला सोच, अब आगे आ गया 5.45। अब ये आ गया 5 से बड़ा है तो पीछे 1 बढ़ा दो, 5 से कम है कुछ मत करो। अब 5 ही है तो क्या करोगे? अगर 5 ही है तो उससे पहले वाला नंबर, अगर 5 है तो उससे पहले वाला नंबर अगर इवन है
तो कुछ मत चेंज करो, आंसर कितना आ जाएगा इसका 5.4। अगर यहां पे हो 5.75, अब क्या होगा सर, 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, ये 5 को हटाना है, तो 5 से पहले नंबर जो है वो 5 से बड़ा है। अरे बोलो ना, अगर मुझे राउंड ऑफ करना है इस वाले में तो क्या करोगे, 5 से पहले वाला नंबर इवन है या ऑड? आपने कहा सर ऑड है, ऑड है तो 1 से बढ़ा दो, आंसर आएगा कितना 5.8। क्या मेरी बात समझ गए? रूल्स बड़े सिंपल से हैं। अगर जो डिजिट इग्नोर करना है वो 5 से बड़ा है, पिछले वाले डिजिट में 1 बढ़ा दो, 5 से छोटा है, पिछले वाले डिजिट को सेम रखो। एग्जैक्ट 5 है तो पिछले वाला डिजिट इवन है या ऑड? इवन है, सेम रख ले, ऑड है 1 से बढ़ा दे। ये थे रूल्स किसके, राउंड ऑफ के। एग्जाम्पल के तौर पे 4 एग्जाम्पल कर लो, इतने से सब क्लियर हो जाएगा। देख सर 3 डिजिट तक मुझे अप्रोक्सीमेट करना है इसको, कितने डिजिट है 5, कितने करने हैं 3। ओहो कुछ हुआ, अच्छा कितने डिजिट है 5, कितने करने हैं 3, मुझे यहां तक करना है। तो मुझे किसको इग्नोर करना है, इस डब्बे को। ये है कितना 54, क्या ये 50 से ऊपर है? जब 2 डिजिट इग्नोर करने हो तो 50 से कंपेयर कर देना, जब 1 डिजिट इग्नोर करना हो 5 से कंपेयर कर देना, 3 डिजिट इग्नोर करने हो 500 से कंपेयर कर देना। इसमें कितने डिजिट इग्नोर करने हैं 2, किससे कंपेयर करोगे 50 से। क्या ये 50 से ज्यादा है? हाँ, 1 बढ़ा दो, आंसर कितना आ जाएगा 15.7। समझ गए? आगे चलो, इसको 5 डिजिट में करना है, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, 5 डिजिट में कन्वर्ट करने वाला, इसको हटाना है। ये 7 है, 7 5 से बड़ा है, पिछले वाले में 1 बढ़ा दो, आंसर कितना आ जाएगा 14 2 6 7। हो गए 5 डिजिट। अच्छा सर ये है नंबर, इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दो आप, इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दो। तो पहले तो इसको यहां लिख लो, 10⁵ को मल्टीप्लाई कर लो इसको चाहे, सही है। या फिर ऐसे देख लो सर 3 डिजिट रखने हैं मुझे, ये क्या है 6, सर 6 तो 5 से बड़ा है, पहले 1 बढ़ा दो आप। अरे बोलो, जैसे ही 1 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, इसकी पावर इधर आएगी तो इसको सीधा लिख सकता हूं मैं, क्या 6.00 इंटू 10⁵ क्या मेरी बात समझ रहे हो? इसको भी देख लीजिए, 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, मतलब इतना रखना है, इसको इग्नोर करना है। इसको किससे कंपेयर करोगे आप 500 से। क्या ये 500 से ज्यादा है? हाँ, नंबर 1 से बढ़ा दो, आंसर कितना आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁴। बेसिकली तरीका क्या है सुनना, अगर 1 डिजिट इग्नोर करना हो तो 5 से कंपैरिजन कर लेना, 5 से ज्यादा है तो पहले वाले डिजिट में 1 बढ़ा देना, 5 है सॉरी 5 से कम है कुछ मत करना, एग्जैक्ट 5 है तो ये देखो पिछले वाला डिजिट इवन है या ऑड। अगर 2 डिजिट इग्नोर करने हो तो 50 से कंपेयर करना, क्वांटिटी 50 से ज्यादा है 1 बढ़ा दो, 50 से कम है कुछ मत करो। 3 डिजिट इग्नोर करने हो 500 से कंपेयर कर लो। एग्जांपल एक और करा देता हूं मैं, सुनना जरा, चलो इसको थोड़ी देर में करेंगे, इसमें एक और एग्जांपल कर लेता हूं इसको हटाने के बाद। देखो जरा, मैंने क्वेश्चन ये लिखा आपके सामने, 15 4 6 7 9, ये क्वेश्चन है। कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना हो 5 डिजिट्स में, 5 डिजिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे आप? 9 को देखो, बस ये डिजिट हटाना है। 9 क्या है सर 5 से ज्यादा है, तो सीधा आप इसको क्या लिख सकते हो 15 4 6 8। अगर मैं इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना चाहता हूं 4 डिजिट्स में, तो क्या करना है सर 4 डिजिट में कन्वर्ट, ये 2 इग्नोर करने हैं मुझे, और ये 2 50, अब 50 2 डिजिट इग्नोर करने हो आपको तो क्या 50 से कंपेयर करो, ये कितना है 7 50 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे 15 4 7 0 0, यहां पे एक 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अगर मैं कहूं 3 डिजिट में कन्वर्ट करो, आप इन तीनों को रखो, इन तीनों को हटाना है। सर ये 500 से ज्यादा है, 1 डिजिट 5 से कंपेयर करो, 2 डिजिट हटाने 50 से कंपेयर करो, 3 डिजिट हटाने 500 से कंपेयर करो। जब 500 से कंपेयर किया तो कितना है, 600 समथिंग है। 500 से ज्यादा तो 1 डिजिट इधर बढ़ा दो, आंसर कितना आ जाएगा 155000। मैं कहा सर 2 डिजिट में कन्वर्ट करो, 2 डिजिट में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो देखो क्या करोगे आप,
सर मुझे ये 2 डिजिट रखने हैं बस, ये पीछे का साहब हटाना है, तो 4 डिजिट इग्नोर करने हैं आपको, तो 4 डिजिट इग्नोर करना है, तो 5000 से कंपेयर करो। सर ये 5000 से कम है ज्यादा, आपने कहा सर कम है, तो आंसर कितना आ जाएगा केवल इसका 15000। क्या मेरी बात समझ गए? ये थे सारे रूल्स राउंड ऑफ के। आई होप राउंड ऑफ भी आपको समझ में आ गया है। और आज की क्लास का आखिरी टॉपिक आपके सामने आ रहा है क्या, जिसमें आपको अलजेब्रा यूज करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। आपको रूल्स में बता चुका हूं, यहां ऐड करना है, ऐड करने के बाद मिनिमम डेसिमल आंसर हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिनिमम डेसिमल आंसर हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर हो जाएगा। और ये भी डिवीजन है, देखो जरा क्या है, मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, डेंसिटी पूछी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है आपका 5.74, वॉल्यूम कितनी है 1.2। सॉल्व करना जरा इसको, 12 पंजे 60, डेसिमल एक बार के लिए हटा देते हैं, 12 पंजे 60, 60 नहीं जाएगा, 12 चौके 48, 9 84, कुछ ऐसा आएगा 4.78, एक मिनट रुकना, कुछ इस तरह का आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4, सही है। आंसर में कितने होने चाहिए, 2, तो आपको रखना पड़ेगा केवल इतना, इसको इग्नोर करना है। 83 है, 2 डिजिट इग्नोर करने हैं, किससे कंपेयर करोगे, 50 से, 50 से क्या है ज्यादा, आंसर कितना आ जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मेरी बात समझ गए हो? सर एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल देखना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना, और ये थी आपकी क्लास। अब समझ लीजिए, बस रिवाइज कर लीजिए, क्लास बड़ी सही थी ये, आप इसको रिवाइज करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास जो हम शुरू करने वाले हैं उसमें एरर और एरर का एलिमिनेशन, और इसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन पूरी तरह से मेजरमेंट के साथ कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन की स्टार्ट करने की शुरुआत कर देंगे। थैंक यू सो मच।